गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शेव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। राइट, आज हम लोग ओसी का नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है वो हम अब करने वाले हैं। और हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने बना के रखे हैं। देयर आर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, ये हेनरी फ्योल कौन थे पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। वो एक कंपनी में जब उन्होंने स्टार्टअप किया था तो उन्होंने सबसे पहले वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने एक पर्टिकुलर कंपनी में, फ्रेंच में, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो माइनिंग इंजीनियर थे। जब उनको चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया तो उनको ये एहसास हुआ कि हमें ऐसा कुछ चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, ऐसे कुछ रूल अप्लाई करना चाहिए जिससे उनकी कंपनी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल सके, ठीक है। अच्छे चलाने के लिए फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए, बहुत सारे नए नए रूल बनाए, उसको अप्लाई किया, ठीक है। ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई ये रूल से क्या होगा, इस रूल से क्या होगा, और यही अप्लाई करते करते उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऐसे बना लिए जो सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपनाने चाहिए, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने एक फेमस बुक भी लिख डाली। क्या बुक लिखी, क्या नाम था बुक का? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इस बुक में उन्होंने 14 प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में समझाया है। अच्छा, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है ये उनके एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, ठीक है। जिससे कोई भी इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करता है तो ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है, ठीक है। ओके, तो वही प्रिंसिपल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सभी ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में फॉलो कर रही है। राइट, तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या आता है? डिवीजन ऑफ वर्क। ये जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने एम्प्लॉय के वर्क को प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए। और डिवाइड भी कैसे करना है? उसके स्पेशलाइजेशन या फिर उसके एक्सपर्टाइज के हिसाब से। मतलब जिसमें वो एक्सपर्ट हो, जिसमें वो स्पेशलाइजेशन करके आया है, उसको वो वर्क हमें देना चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल यही है, डिवीजन ऑफ वर्क। अब मुझे बताओ कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय हम कैसे पता करेंगे ये पर्टिकुलर चीजों में वो एक्सपर्ट है? ऑफ कोर्स उसके बैकग्राउंड से, उसके स्टडी स्ट्रक्चर से। अब जैसे आप देखो, अगर कोई फाइनेंस मैनेजर किसी को आपको रखना है तो फाइनेंस मैनेजर के लिए ऑफ कोर्स आपको कौन सा बैकग्राउंड का एम्प्लॉय चाहिए होगा? कॉमर्स बैकग्राउंड का, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई टेक्निकल बंदे को रखना है जो इंजीनियर वर्क करता हो तो ऑफ कोर्स उस समय आपको टेक्निकल बंदे को रखना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज और एम्प्लॉय का जो हुनर है उसके हिसाब से आप वर्क को डिवाइड कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि ना आप इंजीनियर को आप अकाउंटिंग का काम दे दोगे या फिर अकाउंटिंग काम करने वाले इंसान को आप इंजीनियर का काम दोगे। ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये जो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है एग्जैक्टली? ये हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि वर्क को उसके कैपेबिलिटी और उसके एक्सपर्टाइज के हिसाब से हमें डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। उसकी कैपेबिलिटी और उसकी क्वालिटी क्या है? एम्प्लॉय की कुछ क्वालिटी होती है ना कोई काम करने की, उसके हिसाब से हमें अपने कामों को डिवाइड करना है, ठीक है। और साथ में इससे फायदा क्या होगा? इससे उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी, साथ में अब एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी मतलब वो काम बढ़ा देगा। उसकी काम बढ़ाने से क्या होगा? ऑफ कोर्स कंपनी को फायदा होगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी लेवल पे उसका असर पड़ेगा, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब इस पॉइंट में, डिवीजन ऑफ वर्क पॉइंट में क्या क्या दो कीवर्ड्स हैं? पहला कीवर्ड डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ये हो गया आपका कीवर्ड। और दूसरा कीवर्ड क्या होगा कि इंप्रूव एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब आप काम बांटो उसकी कैपेबिलिटी और बोल सकते हो क्या, क्वालिटी के हिसाब से। और दूसरा क्या आएगा कि उसका असर किस पे पड़ेगा? ऑफ कोर्स उसकी एफिशिएंसी पे, ठीक है, और उसके एक्सपर्टाइज पे और कंपनी के प्रोडक्शन पे भी ऑफ कोर्स। तो ये दो कीवर्ड्स आपको वहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका ये पॉइंट स्ट्रांग बनता है। तो समझ में आया पॉइंट फर्स्ट? पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, अपने कामों को ऐसे बांटो कि जिससे एम्प्लॉय एक्सपर्ट हो जाए अपने कामों में, ठीक है।
ओके अब आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है एग्जैक्टली देखो, ये जो प्रिंसिपल्स है ये प्रिंसिपल उन्होंने प्रॉपरली मतलब एक्सपेरिमेंट कर कर फिर बनाया है। तो कहीं ना कहीं जब आप ये पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस है। और ये जो हेनरी फ्योल थे ये वेरी फ्यूचरिस्टिक थे, मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें बनाई गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो अथॉरिटी है मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, पावर और जिम्मेदारी आपको दोनों देनी पड़ेगी। मतलब ये प्रिंसिपल ये समझाना चाहता है कि एम्प्लॉय को आप पावर भी दो, साथ में पावर के साथ में जिम्मेदारी भी दे दो, जिससे क्या होगा वो काम आसानी से कर सकेगा ऑफ कोर्स, और अपना दिमाग भी अप्लाई करेगा। ठीक है, तो अथॉरिटी, राइट टू टेक डिसीजन, मतलब अथॉरिटी आपको किस चीजों के लिए देनी पड़ेगी? वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। एंड साथ में अथॉरिटी के साथ में ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा? अथॉरिटी को पावर, तो पावर के साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी आएगी। नहीं तो आप पावर दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला कीवर्ड यही है, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉय को आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हमने मैनेजर को कोई अथॉरिटी दे दी, समझ लो, ठीक है, अथॉरिटी दे दी मतलब पावर दे दिया कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय आपको इतना 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 प्रोडक्शन इतने दिन में करना है। उसके बाद अगर उसको हमने सारा पावर भी दे दिया कि भाई ये प्रोडक्शन करने के लिए आपको जितने एम्प्लॉय लगते हैं लगाओ, आपको एक टारगेट दे दिया हमने कि इतना प्रोडक्शन इतने खर्चे में होना चाहिए, उतने खर्चे में होना चाहिए, तो वो उतने खर्चे को ध्यान में रखकर अपने पावर का यूज करेगा और ऑफ कोर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके देगा। अब वो उसकी जिम्मेदारी होगी, मतलब पावर के साथ जिम्मेदारी आपने दे दी, अब उसकी जिम्मेदारी होगी वो कैसे कंप्लीट करता है और जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल कर कर, और वो भी पर्टिकुलर टाइम पे। अब 10 दिन बाद क्या होगा? आप जाके इंक्वायरी करो, है कि नहीं? 10 दिन में उसको जो टारगेट दिया था एम्प्लॉय को, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम उससे इंक्वायरी करेंगे, एम्प्लॉय से नहीं पूछेंगे, हम उसको पूछेंगे, क्योंकि हमने उसको पावर भी दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, रिसोर्सेज भी दे दिया। समझ में आ रहा पॉइंट? तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्या चाहता है? ये प्रिंसिपल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें एम्प्लॉय को पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी विद इन द टाइम लिमिट, चाहे वो उसको इस्तेमाल कर कर अपने कामों को कंप्लीट कर सके। ठीक है, और अगर हमने ऐसा नहीं दिया तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो काम नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और अगर ये नहीं आप पकड़ सकते हो तो ऑफ कोर्स आप इस पॉइंट को नहीं लिख पाओगे। वैसे तो पॉइंट ही बता रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं इस प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में? इसका मतलब डिसिप्लिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है। डिसिप्लिन किसके लिए? हर एक चीज़ों के लिए। एम्प्लॉय के टाइमिंग को लेकर, एम्प्लॉय को रूल्स रेगुलेशंस कुछ ना कुछ होने चाहिए, नहीं तो कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा तो फिर तो काम ही नहीं होगा। इसीलिए डिसिप्लिन होना जरूरी। मतलब थर्ड प्रिंसिपल ये समझाने की कोशिश करता है कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसको फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने डिसिप्लिन की लिस्ट तो बना दी लेकिन एम्प्लॉयज को फॉलो नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होगा? हम अपने प्रॉपर गोल को अचीव कर सकते हैं। मतलब डिसिप्लिन होने से फायदा क्या हो रहा है? गोल अचीव हो सकता है। मतलब इसमें अगर आप देखो, पहले पूरे पॉइंट समझ लेते हैं फिर उसके बाद कीवर्ड आपको बता दूंगा। ठीक है, देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर डिवाइड। अब देखो, इसमें मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो रूल बनते हैं वो रूल पूरे क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रूल्स बना दिया आपने, फॉलो कर सब एम्प्लॉय करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो सारे रूल क्लियर करने पड़ेंगे, उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन दोनों के बीच में, तब तो जाकर अच्छे से काम होगा। और ये जो डिसिप्लिन है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होना चाहिए। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मतलब डिसिप्लिन आपको तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
अब इसमें कीवर्ड की बात करते हैं। तो कीवर्ड क्या है? डिसिप्लिन के ऊपर आपको पहले लिखना है कि डिसिप्लिन इज एन एसेंशियल थिंग। तो एसेंशियल थिंग, आपको कीवर्ड आया एसेंशियल थिंग। डिसिप्लिन इज एन एसेंशियल थिंग इन एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में डिसिप्लिन का फायदा क्या होगा? गोल इजीली अचीव कर सकते हैं, अचीव द गोल। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो हम ऑफ कोर्स गोल को अचीव कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल। ठीक है, साथ में अंडरस्टैंडिंग के अलावा क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडल वाले या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट ही उसको फॉलो करेंगे, रूल्स को सभी को फॉलो करना है। ठीक है, ये है आपका थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल, फोर्थ पॉइंट पे, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आपको एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई, मतलब एक मैनेजर है, ठीक है, उसके नीचे 10 एम्प्लॉई है, राइट। एक मैनेजर ने अगर इस एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया कोई काम करने के लिए तो इजीली वो एम्प्लॉय कर लेंगे। लेकिन अगर समझ लो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, ठीक है, एक दो तीन डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, उन्होंने एक एम्प्लॉय को तीनों ने एक साथ ऑर्डर कर दिया, तो काम कर पाएगा क्या? वो सोचेगा मैं इसका करूं पहले काम, इसका करूं कि इसका करूं। मतलब 3 मैनेजर अगर एक साथ एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे दे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, किसका काम पहले करूं। इसका नहीं करूं तो ये बोलेगा, इसका नहीं करूं तो ये बोलेगा, इसका नहीं करूं तो ये बोलेगा। मतलब एम्प्लॉय कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए एक ऑर्डर एक एम्प्लॉय के पास जाना चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए ऑर्डर करने के लिए। एंड दिस प्रिंसिपल हैविंग मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट सॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग द पीपल। नहीं तो क्या होगा? अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ तो डिस्प्यूट्स होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ठीक है, इसीलिए इसको हमें, और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसको दूर करने के लिए आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, आपको देखो बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है कि राइट अप्रोच क्या है। एक ऐसे रेड पॉइंट दिया है और 3 वहां पे ऐसे डॉट दिए हैं ग्रीन कलर के, मतलब एक वहां पे हेड है, एक हेड अपने एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे सकता है। और दूसरे इसमें क्या हो रहा है? 2 रेड बटन दिख रहे हैं और उसमें आपको बहुत सारे ऐसे नीचे ग्रीन एम्प्लॉयज दिख रहे हैं। तो वो आपका रॉन्ग अप्रोच है। उसमें क्या बताने की कोशिश हो रही है कि 2 लोगों ने एक साथ एक इंसान को ऑर्डर कर दिया कि भाई मेरा काम कर, ये भी कर, मेरा भी काम कर। तो उसमें वो गलत अप्रोच है। मतलब ये प्रिंसिपल बताना चाहता है सिर्फ इतना, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, प्रॉपर एक इंसान एक सुपीरियर उसके ऊपर होना चाहिए, जिससे वो एम्प्लॉय प्रॉपरली काम करने के लिए डिसीजन ले सके और उसको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या कीवर्ड होगा? ऑफ कोर्स इसमें कीवर्ड क्या है कि शुड बी रिसीव 1 ऑर्डर फ्रॉम 1 सुपीरियर, मतलब 1 ऑर्डर फ्रॉम 1 सुपीरियर, ये कीवर्ड आ जाएगा। दूसरा बात क्या, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो कंफ्यूजन एक वर्ड आप यूज करोगे उसमें, कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स। तो ये 2 कीवर्ड इसमें आप यूज कर सकते हो। और प्रॉपर हायरार्कीज होती है इसमें लिखा हुआ है। हायरार्की मतलब क्या? हायरार्की मतलब कि टॉप, जैसे होता है ना कि मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, फिर फोरमैन, फिर एम्प्लॉय, तो इसको हायरार्की कहते हैं। मतलब पोजीशन के हिसाब से ऊपर या फिर नीचे की तरफ जाना। तो वो हायरार्की फॉलो होनी चाहिए, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्यों ना हो। ठीक है, ओके, तो इसमें कीवर्ड क्या क्या बता दिया ऑफ कोर्स आपको? 1 मैन 1 सुपीरियर। ठीक है, और उसके बाद वो कंफ्यूजन्स वाले पॉइंट, कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स। उसके बाद हायरार्की एक पॉइंट आ जाता है। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट्स को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब यहाँ पे भी एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लौता हेड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपको डायरेक्शन दिखाए। डायरेक्शन दिखाने के लिए भी इसका मतलब सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, बड़ी बड़ी कंपनी जितने भी है वहां पे उनका डायरेक्शन दिखाने वाला एक ही होता है। अब आप रिलायंस का एग्जांपल ले लो, जब इन्होंने अपना लॉन्च किया तो इनका डायरेक्शन दिखाने वाले एक ही थे कि हमें कस्टमर को कैप्चर करना है, हमें कस्टमर्स को फ्री में अभी अलॉट किया। उसके बाद जियो ने धीरे धीरे क्या कर दिया, फिर
जब उन्होंने अपना कस्टमर अटेंशन पूरा अपनी तरफ खींच लिया, उस समय कंपनी के एम्प्लॉय का क्या फोकस होगा पता है? पूरे कस्टमर को अपनी तरफ खींचना। तो डायरेक्शन जब एक मिलता है तो कंपनी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर रही थी, जो भी वो फोकस करते वो आसानी से हासिल हो जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय के डायरेक्शन अलग अलग रहे तो काम अलग अलग होगा, कंपनी का गोल जो होगा वो प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाएगा। पतंजलि का एग्जांपल ले लो। पतंजलि ने क्या किया, अपने वहां पे उस समय जब इन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू किया तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को आयुर्वेदा के थ्रू प्रमोट किया। तो उनका फोकस क्या था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक और औषधि के हिसाब से बना हुआ है और हमारा नेचुरल प्रोडक्ट्स है। तो उस समय कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनका फोकस सिर्फ इस पे था। मतलब एक डायरेक्शन मिला, उन्होंने सबको फॉलो किया। जो डायरेक्शन मिला एम्प्लॉय ने उसको फॉलो किया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे वन हेड एंड वन प्लान, पहला कीवर्ड आपका आ गया। ईच ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन हैव सेम ऑब्जेक्टिव। देखो लिखा है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप होंगे, लोग होंगे, मैनेजर होंगे, मैनेजमेंट होगा, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा और उसके लिए सिंगल प्लान ही चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई और मैनेजर अलग प्लान बता रहा है, कोई और मैनेजर अलग प्लान को फॉलो कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कंपनी ग्रोथ कर जाए। तो जितनी भी बड़ी कंपनी है उसमें यही प्रिंसिपल फॉलो होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो इस तरह से 5 पॉइंट हो चुके हैं हमारे गाइस, 5 पॉइंट हो चुके हैं हेनरी फयोल के, और ये प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब हेनरी फयोल और एक दूसरा जो टेलर का हम लोग प्रिंसिपल करने वाले हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब इस पॉइंट से ही क्या समझ में आ रहा है कि सबऑर्डिनेट मतलब जो एम्प्लॉय के नीचे एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, या फिर मैं जैसे एम्प्लॉय हूं तो मेरे साथ कोई काम करता है, या फिर वो मेरे नीचे हो या फिर मेरे साथ में हो, उन सबको सबऑर्डिनेट्स कहेंगे। इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्या चाहता है कि आप जब किसी कंपनी में काम करते हो तो ऑफ कोर्स आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ एक का फायदा ना हो। वहां पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, वहां पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। मतलब एक इंडिविजुअल को फायदा मिल जाए, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ना हो, ऐसा रूल नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी पूरे ग्रुप के हिसाब से चलती है। सिर्फ अकेला इंसान कंपनी को नहीं चला रहा है, पूरा ग्रुप उसको कंपनी को चला रहा है, पूरे एम्प्लॉय कंपनी को चला रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उन सबका फायदा होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है? ऑफ कोर्स कि सबका फायदा हो, एक सिंगल इंटरेस्ट नहीं हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो लिखा है, फर्स्ट पॉइंट पे लिख दिया, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल के बदले हमें इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉय का तो ग्रोथ होगा ही ना। सिर्फ एक इंसान बढ़ेगा तो एम्प्लॉय की, सारे एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। व्हाइल लुकिंग डिसीजन द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर्ड। जब भी हम डिसीजन लेंगे तो हमें क्या कंसिडर करना है? पूरा होल ग्रुप, सिंगल एम्प्लॉय नहीं, पूरे एम्प्लॉय के बारे में सोचकर डिसीजन लेना है। ठीक है, एंड सिमिलरली एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। और इसमें एम्प्लॉय को भी ऑफ कोर्स इसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, उनको भी उन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप देखो, जब अपने यहाँ पे क्रिकेट अपने यहाँ होता है, ठीक है, क्रिकेट मैच जब होता है तो सभी के पास कुछ ना कुछ, पूरी टीम क्या अकेले खुद के लिए खेल रही होती है क्या? विराट सिर्फ खुद के लिए रन बना रहा है क्या? कि नहीं मैंने तो बैटिंग कर ली है, मेरा काम हो गया, मैं फील्डिंग नहीं करूंगा, मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, ऐसा वो कर सकते हैं क्या? तेंदुलकर जब खेलते हैं तो वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं मेरी फील्डिंग का काम है ही नहीं। वो पूरे टीम के लिए काम कर रहे हैं। जब वो खेलते हैं तो पूरे इंडिया को जिताने के लिए खेलते हैं, खुद को जिताने के लिए नहीं खेलते। ठीक है, तो वहां पे वो एग्जांपल दिया है कि जब भी कोई गेम होता है तो प्लेयर आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द विनिंग द मैच। मतलब हमें मैच को जीतना है, सिर्फ इतना फोकस होता है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड सिर्फ बनाने हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके। तो 6 पॉइंट हमें ऑफ कोर्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है? 6 पॉइंट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी मैंने बताया ना आपको एग्जांपल दिया जो गेम का, टीम खेलती है तो पूरे अपने टीम को जिताने के लिए खेलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान खेल रहा है वहां अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए, तब तो वहां पे इंडिया टीम जीतती है। तो ये एग्जांपल वहां पे आपको दिया है। तो इसमें ऑफ कोर्स कीवर्ड क्या क्या आ रहे हैं?
कीवर्ड सबसे सिंपल है इसमें, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, आपको पूरे ग्रुप पे फोकस करना है, राइट। तो बोल सकते हो आप क्या कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस रेदर देन ग्रुप इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी ऐसा आपने लिख दिया तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस ना करते हुए हमें ग्रुप पे फोकस करना है, ठीक है। वहां पे जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या करोगे, सेकंड की अपना कीवर्ड आएगा डिसीजन। वाइल टेकिंग डिसीजन, तो क्या सोचना है फिर आपको, डिसीजन लेना तो किसके हिसाब से, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, वहां पे भी सिंगल इसके नहीं। तो मतलब दो कीवर्ड मैंने अभी तक बताया, पहला क्या बताया, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा क्या डिसीजन, और तीसरा क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, वो जो प्लेयर का एग्जाम्पल बताया है वो आपको वहां पे कोट करना है, राइट। इस तरह से 6 पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आता है 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, अब देखो सेंट्रलाइजेशन को पहले समझो, व्हाट डू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन और व्हाट डू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि refers to the construction of powers and authority। construction of power मतलब of course आपने अपने पास सारा पावर रखा है। अब ऐसा कहाँ होता है, छोटे छोटे शॉप्स में आप देखो, छोटे छोटे शॉप्स में ओनर वही डिसीजन लेता है जो वो सोचता है, वो किसी अपने पावर को किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां जरूरत भी नहीं है। जितने भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे शॉप्स है, छोटी फर्म्स है, वहां पे सेंट्रलाइजेशन पावर दिखेगा। मतलब वहां पे जो भी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, वो खुद का ओनर, जो उसका मेन ओनर होगा वो लेगा। वो अपने एम्प्लॉय के ऊपर नहीं छोड़ता अपने डिसीजन। लेकिन आप बड़े कंपनी में देखो, पॉसिबल है क्या वैसा? नहीं। जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, इन्फोसिस, ये सब जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पे वो लोग सेंट्रलाइजेशन पावर, मतलब सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या कि अपने पास सारे पावर रखना, अपने पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो मैं छोटे फॉर्म की बात कर रहा था तो उसमें पॉसिबल है क्योंकि उसमें वो खुद अपने डिसीजन खुद लेते हैं। लेकिन बड़े कंपनी में वो अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, वो अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सोचो ना, मुंबई में अगर रिलायंस के ओनर बैठे हुए हैं तो अगर वो गुजरात में कोई उनकी कंपनी चल रही तो गुजरात में कोई दिक्कत आएगी तो वहां से वहां जाएंगे क्या डिसीजन लेने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे जो मेन कंट्रोलर बनाया गया होगा वो वहां पे डिसीजन लेगा, वो उनको रिपोर्ट करेगा, वो उनसे सजेशन लेगा। इसका मतलब रिलायंस के जो मालिक हैं उन्होंने गुजरात के मेजर कंट्रोलर को पावर दे दिया। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है कि हमने पावर अलॉट कर दिया, भाई आप अपने हिसाब से चलाओ। हाँ, दिक्कत क्या है हमें बताओ, हम दिक्कत दूर करेंगे। लेकिन वहां पे जो भी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी छोटी मोटी, उसके लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन कहाँ देखने मिलता है? छोटी फॉर्म में, छोटी कंपनी में। मतलब वहां पे आपने पावर अपने पास रखे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? पावर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आया पॉइंट? इन सम ऑर्गेनाइजेशन पावर इज वेरिड इन वन हैंड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों के हाथ में ही पावर होते हैं। दिस सिचुएशन, अगर देखो वहां लिखा है दिस सिचुएशन अकर इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जैसे फॉर्म बड़ी होती है, व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, तो देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ द अथॉरिटी। तब आपको डिसेंट्रलाइजेशन पावर आपको यूज करना पड़ता है। तो मतलब सेंट्रलाइजेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? छोटी फॉर्म के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? बड़ी फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमको ये समझाने की कोशिश करता है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कैसे चल सकती है, उसके हिसाब से ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें तो आपको 2 पॉइंट ही समझाने हैं। एक तो आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बता दिया, पूरा पावर अपने पास रखना, किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। डिसेंट्रलाइजेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पावर को आप डेलीकेट कर रहे हो किसी और को, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हो, क्योंकि वहां पे बड़ी फॉर्म है इसीलिए, ठीक है। इस तरह से आपके 7 प्रिंसिपल कंप्लीट होते हैं। हम लोग पूरे 14 प्रिंसिपल यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका शॉर्ट वर्ड या फिर शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाएगा। साथ में बाकी के 7 पॉइंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से 7 पॉइंट कंप्लीट हुए, मतलब 7 प्रिंसिपल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं। अच्छा, और एक चीज, तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद।
बार बार मेरे वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए भी। ठीक है, तब तक के लिए